जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पद्मावत की रचना किसने की, इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग आ गए हैं तो फटाफट से कमेंट में बताएंगे और आज देखते हैं कौन कितने नंबर ला पाता है। ठीक है, तो पद्मावत की रचना किस शासक के शासन काल में हुई है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो सभी को बताना है फटाफट से और अपने नंबर देखते जाना है कौन कितने नंबर को कवर कर पाता है, किसके आते हैं कितने नंबर। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई, इतना तो पता है कि पद्मावत के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, जायसी। ठीक है, और पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई है ये आपको बताना है। तब आपका उत्तर यहाँ पर क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा, उत्तर चला जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पद्मावत की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई है, शेर शाह सूरी के। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये किसकी पंक्ति है, बताइए किसकी पंक्ति है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, किसकी पंक्ति है। अमीर खुसरो की, विद्यापति की, भारतेंदु की, या फिर चंद वरदाई की। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। और सभी लोगों को पता है कि सर ये जो पंक्ति है अमीर खुसरो की। ठीक है, ये आपका एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, है ना, इनको याद रखेंगे। और दोस्तों आदि काल की अंतिम अवस्था के कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये नंबर आपका सही है। कैमास बद प्रसंग ये किस रचना में है, कैमास बद प्रसंग किस रचना में है। प्रश्न क्रमांक 3 का आपको चयन करना है। बताइए भाभी शिक्षिका जी, कैमास बद प्रसंग किस रचना में है, जल्दी से बताइए। आप सभी लोग भी अपना नाम अगर हिंदी में लिखेंगे तो और मजा आएगा। मैंने कई बार बताया है कि अपनी अपनी आईडी सभी लोग हिंदी में बना लो। ठीक है, कैमास बद प्रसंग किस रचना में है ये आपको बताना है। 3 नंबर आपको बताना है। और प्रश्न क्रमांक 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर एक कैमास बद जो है ये पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदिकाल को अपन ने देखा था वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। अब यहाँ पर अपभ्रंश काल आपसे कहा गया, अपभ्रंश काल किसने कहा है, ये प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। और 4 में अपभ्रंश काल, तो आपको यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्या नंबर हो जाएगा कि सर अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी ने भी इसे अपभ्रंश काल कहा है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेना, आदिकाल को अपभ्रंश काल गुलेरी जी ने भी कहा है और धीरेन्द्र वर्मा ने जी भी कहा है। अपन ने पढ़ा था ना, धीरे से गोली मारो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु विनोद, या फिर स्यो सिंह सरोज। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है। और 5 में आपने लगा दिया कि सर यहाँ पर आपको उत्तर लगाना है स्यो सिंह सरोज। इसके रचनाकार कौन है, तो स्यो सिंह सेंगर हैं। ठीक है, आपको याद रख लेना। और इसका रचना काल भी आपको कमेंट में लिखना है। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को क्या संज्ञा दी।
आदिकाल को क्या संज्ञा दी? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है, लगभग सभी से बनेगा, है ना। महावीर का पूछा है तो महावीर का अपन को पता है कि सर महावीर ने तो अहिंसा के बीज बोए। अहिंसा के क्या बोए? बीज बोए। बीज से क्या बनेगा? बीज से बीज वपन काल। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहां पर 6 नंबर का ए कौन बता रहा है? ये कल्पना वर्मा जी 6 का ए बता रहे हैं आदिकाल। और कौन बता रहा है? ये नहीं, बीज वपन काल कहा है, बीज वपन काल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आलोचक की आस्था के रचनाकार कौन है? आलोचक की आस्था, आलोचक की आस्था ये किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की, नामवर सिंह की, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा? आलोचक की आस्था के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 में आंसर बताना है। बताइए, आलोचक की आस्था के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक आपका 7 है और 7 में आपका उत्तर चला गया कि सर ये जो रचना है ये डॉक्टर नगेंद्र की है। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। वेरी गुड आंसर। 7 का बी बता रही मुसरत निसा जी, नामवार से बता रही। क्यों बता रही हो? बी नगेंद्र की है। ठीक है, बाकी सभी लोगों ने सही बताया। वेरी गुड। तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता कौन है? तुलसीदास खंड काव्य है। ठीक है, अब ये रचना किसकी है ये आपको बताना है। एक तुलसीदास कवि हैं, वो अलग हैं। ठीक है, तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार निराला, तुलसी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। और बहुत सारे लोग सही आंसर बता रहे हैं कि सर ये तुलसीदास जो रचना है, तुलसीदास बड़े निराले कवि थे। कैसे कवि थे? निराले। ठीक है, तो निराले से हो जाएगा निराला, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। 1 नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। दिनकर कौन बता रहा है? जो आकाश जी दिनकर बता रहे। बहुत बढ़िया, तुलसीदास दिनकर की रचना है। आकाश जी बहुत बढ़िया, यही सब देख रहे हैं हम सब लोगों का। तुलसीदास की रचना मैंने कई बार बताया, तुलसीदास निराले कवि हैं और ये निराले की रचना है, खंड काव्य है, कई बार पूछा गया। अगला देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में चित्रण किया है। बताइए कहां से कहां तक चित्रण किया है? रामकुमार वर्मा, आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 9 में आपका उत्तर चयन करना है और 9 का आंसर हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का एक ग्रंथ है। लेकिन आपसे बताना है कि ये 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक, यानी आपका उत्तर सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आंसर, सी नंबर, है ना। वेरी गुड। 693 से 1693 तक के काल को इसमें दोस्तों इतिहास में चित्रण किया गया। और ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का रचना काल क्या है? तो रचना काल है 1938। ठीक है, इसमें भक्ति काल तक ही वर्णन मिलता है, भक्ति काल तक, यानी कि ये ग्रंथ जो है अधूरा ग्रंथ है। ठीक है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है बताइए? कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, ये कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे पूछा गया है और 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हिंदी साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ जिसे आधार स्तंभ, आज भी वो आधार स्तंभ की तरह है ना, तो वो ग्रंथ कौन सा है? वो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। इसमें कितने कवियों का उल्लेख है? लगभग 5000 कवियों की। और यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल भी आकर के कह रहे हैं कि जो कवियों के परिचयात्मक विवरण हैं वो मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का अपन को याद कर लेना, इन्होंने ये कथन कहा है किसके बारे में? मिश्र बंधु विनोद के बारे में। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही।
पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है? प्रश्न क्रमांक 11 में ये क्वेश्चन भी आपका आया था दोस्तों। पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है खस से, मागधी से, स्वर सैनी से या फिर ब्राचड़ से? किससे हुआ है पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास? 11 नंबर में आपको चयन करना है। 11 नंबर का आपका जो सही आंसर हो जाएगा कि सर पहाड़ी हिंदी एक खास है। पहाड़ी हिंदी कैसी है? खास है, खास। पहाड़ी हिंदी तो खास है, खास है तो खस से इसका विकास होता है, खस से। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। मोहित जी सी क्यों बता रहे भैया? पहाड़ी हिंदी का एक खस माना जाता है, खस से हुआ है। खस लगाना है अपन को। ढूंढाड़ी किसे कहते हैं? ढूंढाड़ी जयपुरी को, जयपुरी बोली को, मालवी, मेवाती या फिर बघेली को किससे कहते? ढूंढाड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ढूंढाड़ी किसे कहते हैं? और आपका उत्तर हो जाएगा जयपुरी। ढूंढाड़ी किसे कहते हैं? जयपुरी को। यानी ये नंबर आपका जयपुरी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा? अच्छा क्वेश्चन है। खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? भारतेंदु जी ने, ग्रियर्सन ने, हॉर्नले या फिर सुनीति कुमार चटर्जी ने? खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? ये क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया और 13 में तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि सर खड़ी बोली की बात करते हो तो सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी, यानी आपका उत्तर डी नंबर जो है बिल्कुल सही है। डी नंबर, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। देवनागरी का मानकीकरण कब और किसने किया? देवनागरी का मानकीकरण, देवनागरी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी का मानकीकरण कब और किसने किया, ये क्वेश्चन आपको बताना है। लाइक कर देना है एक बार वीडियो को अपने मित्रों तक, और दोस्तों सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर, और 14 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण हुआ है वो 1966 ईस्वी में केंद्रीय हिंदी निदेशालय, यानी आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल ना तो तदयुगीन पराजित हिंदू पराजित की निराशा से उद्दुलित है और ना ही इस्लाम की प्रतिक्रिया है, ये किसकी उक्ति है? बताओ। भक्ति काल ना तो तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से दोस्तों इसका उद्भव हुआ, ना ही इस्लाम की प्रतिक्रिया है, ये कथन किसका है? तो प्रश्न क्रमांक आपका 15 है और 15 का उत्तर बताना है। ये प्रतिक्रिया है, ये तो स्वाभाविक देन है, ये तो स्वाभाविक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखो बहुत सारे लोग क्या बता रहे हैं 15 का आंसर में। 15 का आंसर देखो, पूनम जी ने सही बताया है। कौन बता रहा है? बी नंबर विश्वास मलिक जी, वेरी गुड। प्रमोद सैनी जी, सुषमा शुक्ला जी, बहुत बढ़िया। सुजाता जी, तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, भक्ति आंदोलन ना तो तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा का दोस्तों उदय है, ना इस्लामिक प्रतिक्रिया का परिणाम है, ये तो स्वाभाविक है ना तो ये स्वाभाविक माना है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी नंबर, इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर उत्तर बी नंबर सही हो जाएगा। उत्तर अपभ्रंश का आपको बताना है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? प्रश्न क्रमांक 16 में। अब यहां पर थोड़ा सा अलग पूछा गया है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया, बाकी तो क्वेश्चन सही है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ये क्वेश्चन है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने,
ग्रियर्सन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तब आपका सीधा आंसर यहां पर जा रहा है कि सर उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी तो कहा है किसने? गुलेरी जी ने। सी नंबर सही हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। और साहित्यिक अपभ्रंश को किसने कहा है? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, साहित्यिक अपभ्रंश को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? सरल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी का भी गलत नहीं होनी चाहिए। 84 वैष्णव की वार्ता, इसके रचनाकार कौन है बताइए। 17 में ऐसे क्वेश्चन, सरल सरल क्वेश्चन, अपन को गलत नहीं करना। एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो दुख होगा। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? नाभादास, गोकुलदास, नंददास, या फिर छीत स्वामी। 84 वैष्णव की वार्ता, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न क्रमांक 17 में बताना है और 17 का आंसर है गोकुलदास। कौन माने जाते हैं? बी नंबर, यानी कि गोकुलदास। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? शिवसेन सेंगर, श्याम सुंदर दास, बद्रीनाथ भट्ट, या फिर मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ये प्रश्न क्रमांक 18 है और 18 में आपको उत्तर बताना है। हिंदी नवरत्न के लेखक चयन करना है। राइट आंसर चला जाता है आपका कि सर हिंदी नवरत्न, जो कि दोस्तों 1910 की रचना है। सन भी याद होनी चाहिए आपका। 10 नवरत्न, ठीक है, 9 है, एक और प्लस कर देना यहाँ पर, तो 10 हो जाएगा। तो 10 यानी 1910, और ये मिश्र बंधु की रचना है, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। शिवसेन सेंगर और ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया है? शिवसेन सेंगर और ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया? वृत्त संग्रह, वृत्त संग्रह, वृत्त संदर्भ संग्रह, वृत्त संग्रह, संदर्भ संग्रह, या फिर साहित्य संदर्भ वृत्त। यानी कि 19 का आंसर आपको चयन करना है। 19 में आपको उत्तर बताना है और आपका 19 में बता दिया है, बहुत बढ़िया। 19 का बी, वृत्त संग्रह। ठीक है, बी नंबर है अंकित गुप्ता जी 19 का। ये वृत्त संदर्भ संग्रह नहीं, ये वृत्त संग्रह है। विकल्प पढ़ो, बाकी के विकल्प भी अपन को पढ़ना है। ठीक है, बी नंबर आपका सही है। पृथ्वीराज रासो को किसने सर्वप्रथम विवादास्पद घोषित किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो को किसने सर्वप्रथम विवादास्पद घोषित किया है? मैक्स मुलर ने, मोतीलाल मिनारिया, डॉक्टर बुलर, या फिर कर्नल टॉड ने। पृथ्वीराज रासो को किसने सबसे पहले विवादास्पद घोषित किया था? प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर, और 20 में आपका सही आंसर चला गया। और विवादास्पद सबसे पहले घोषित किया था किसने? बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। सभी लोगों का आंसर लगभग सही आ रहा कि सबसे पहले डॉक्टर बुलर ने इसको विवादास्पद घोषित किया। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना? और इसमें अध्यायों का नाम क्या है? अध्यायों का नाम भी बताना है। तो बताओ, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना और इसमें अध्यायों का नाम क्या है? बताएं। प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर आचार्य शुक्ल ने, समय, आचार्य द्विवेदी संकल्प, गौरीचंद हीराचंद ओझा सर्ग, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कौन कौन यहाँ अटकता है। देखो कमला ठाकुर जी सी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। और बताओ, सत्येंद्र जी भी सी बता दिए, इनने भी। और बताओ कौन बता रहा है? सी बता दिए कौन? आरती वर्मा जी बता दी सी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी बता दिए सौरभ वर्मा जी। ऐसा नहीं करना है। पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी का पहला महाकाव्य है, इसको दोस्तों प्रथम महाकाव्य आचार्य शुक्ल ने माना। और इसमें जो सर्ग हैं या जो अध्याय हैं उन्हें समय कहा जाता है। तो आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा।
चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। ये कथन किसका है? मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन आए, जितने भी अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उनमें से एक दो क्वेश्चन आपके मुश्किल से अगर गलत हो जाएं तब आपकी तैयारी सही है। और अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी में कमी है। ठीक है, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। ये कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर अपन को चयन करना है। 22 में सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 में चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का, तो बिल्कुल सही आंसर आया है कि सर इसमें लगा दो आप नामवर से। चरम व्यक्तिवादी प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये कथन है नामवर से का। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं? भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं? इबादत से, विद्य से, वेसरा से, या फिर वारकरी से? भारतीय जो सूफी हैं किस संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं? 23 का आंसर बताना है। और 23 में आपका सही आंसर जा रहा है कि सर जो भारतीय सूफी हैं ये मुख्यतः है वेसरा संप्रदाय, यानी सी नंबर आपका वेसरा संप्रदाय बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी काव्य पंक्ति है? ये किसकी काव्य पंक्ति है? सूरदास की, तुलसीदास की, रैदास की, या फिर गुरु नानक की? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब इतने ये 4 गुरु दिख रहे हैं आपको, चारों के जन्म भी आपको बताना है। सूरदास का जन्म कब हुआ, तुलसीदास का कब हुआ, रैदास का कब हुआ, गुरु नानक का कब हुआ? मैंने रटवाए हैं इनको। बताओ प्रभु जी तुम चारों के एक लाइन में बताइए, ऐसे करके पूरी एक लाइन में कमेंट में लिखना है, अलग अलग नहीं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी काव्य पंक्ति है? ये रैदास की है। रैदास आपको पता है कि रैदास नामदेव के बाद संत काव्य में दूसरा नंबर रैदास का आता है। ठीक है, अब बताओ इनके पूरे जन्म बताना है फटाक से। मृगावती को सूफी काव्य की प्रथम रचना किसने माना? मृगावती को सूफी काव्य की प्रथम रचना किसने माना है? ग्रियर्सन ने, द्विवेदी, आचार्य द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य राम कुमार वर्मा ने। मृगावती को सूफी काव्य की प्रथम रचना किसने माना? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर मृगावती के जो रचनाकार हैं, पहली बात तो ये है कि कुतुबन इसके रचनाकार हैं। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस मृगावती को सूफी काव्य की प्रथम रचना माना, यानी आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी जिन्होंने लगाया राइट आंसर, वेरी गुड। चंदाइन को दूसरे किस नाम से भी स्वीकार किया जाता है? चंदाइन का अन्य नाम क्या है? ये पूछा गया आपसे। चंदाइन के रचनाकार भी आपको बताना है। चंदाइन के रचनाकार कौन है और चंदाइन का अन्य नाम क्या है, ये भी आपको लिखना है। बताइए। चंदाइन का नाम क्या है? और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर इसका जो अन्य नाम है वो अन्य नाम है लोर कथा या लोर कहा। डी नंबर सही है। चंदाइन के रचनाकार कौन है बताइए? चंदाइन के रचनाकार चंद हसीनों के खतूत, ये किसकी रचना है? चंद हसीनों के खतूत, बहुत बढ़िया, मुल्ला दाऊद की, वेरी गुड। चंद हसीनों के खतूत ये किसकी रचना है? 4 विकल्प हैं। चंद हसीनों के खतूत बताना है, कुरैशी जी बताइए। चंद हसीनों के खतूत ये रचना किसकी है? प्रश्न क्रमांक 27 की। और 27 में चंद हसीनों के खतूत ये जो रचना है, ये रचना है ये नंबर यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की। किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक नहीं है? कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक नहीं है? पुनर्नवा, मृगनयनी, सन्यासी, या फिर
सिंह सेनापति। कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक नहीं है? 28 का आंसर। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर है कि वो उपन्यास है सन्यासी। सन्यासी उपन्यास ऐतिहासिक नहीं है, ठीक है। पुनर्नवा है, मृगनयनी है, सिंह सेनापति भी है, ठीक है। अब इनके पूरे रचनाकार भी आपको बताना है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद का है, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है, सन्यासी का रचनाकार आपको बताना है शिव सेनापति राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। अब सन्यासी ये किसका दोस्तों उपन्यास है, जल्दी से बताओ सन्यासी उपन्यास किसका है। उसके बाद खंजन नयन किस प्रकार का उपन्यास है? खंजन नयन ये किस प्रकार का उपन्यास है? पत्रात्मक, जीवनी परक, आत्मकथात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और खंजन नयन आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 29 में, और 29 का सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये जो खंजन नयन है ये जीवनी परक है, बी नंबर। बहुत बढ़िया। सन्यासी ईला चंद्र जोशी जी का उपन्यास पूछा है तो ये जीवनी परक आपका बी नंबर सही है। अंधा युग के रचनाकार कौन है? अंधा युग के रचनाकार कौन है? अंधा युग के रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया है। अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर अंधा है युग काय के बिना? काय के बिना? धर्म के बिना। तो धर्मवीर भारती जी का ये रचना है दोस्तों अंधा युग। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। ये दोस्तों आपका ये खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक आलोचना संबंधी ग्रंथ कौन सा है? सैद्धांतिक आलोचना संबंधी ग्रंथ कौन सा है? चिंतामणि, रश्मि मानसा, त्रिवेणी या फिर जायसी ग्रंथावली? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक आलोचना संबंधी ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 31 में, और 31 में आपका आंसर जा रहा है, क्या जा रहा है? रश्मि मानसा। ये सैद्धांतिक आलोचना संबंधी ग्रंथ है दोस्तों, बी नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी रेखा चित्र का जनक किससे माना जाता है? यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया 32 का आंसर बताएं। हिंदी रेखा चित्र का जनक किसे माना जाता है? ये आपका प्रश्न है और आपका सीधा आंसर जा रहा है हिंदी रेखा चित्र का जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता है दोस्तों ये पद्म सिंह शर्मा को, ठीक है। इन्होंने एक पद्म पराग लिखा था, पद्म पराग। ये रेखा चित्र संग्रह है दोस्तों, लेकिन याद रख लेना रेखा चित्र संग्रह है। कभी आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है तो आपको पद्म पराग बताना है, पद्म पराग, ठीक है। ये याद रख लेना। और पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का है, ठीक है। वेरी गुड। हिंदी में रिपोर्ताज के प्रथम हस्ताक्षर कौन है? हिंदी में रिपोर्ताज के प्रथम हस्ताक्षर कौन है? ये आपको चयन करना है। 33 का आंसर अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, शिवदान सिंह चौहान, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। तो बताओ हिंदी में रिपोर्ताज के प्रथम हस्ताक्षर कौन है? प्रश्न क्रमांक 33 में। और सभी लोगों को पता है कि सर हिंदी का प्रथम जो रिपोर्ताज है वो लक्ष्मीपुरा है, लक्ष्मीपुरा, ठीक है। और लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही। वेरी गुड। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव, उत्प्रेरक, अनुभाव या फिर विभाव? क्या है? प्रश्न क्रमांक 34 में। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों 34 का, और 34 का आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहते हैं उसे? 34 में। देखो बहुत सारे लोग गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन कौन गलत कर रहा। रेखा त्रिपाठी जी ने पहले ही गलत कर दिया, भाभी शिक्षिका जी भी गलत कर रहे हैं, सरोज जी ने भी गलत कर दिया, और किसने बताया है? मुकनद जी ने सही बताया, वेरी गुड। मोहित जी ने भी सही बताया, अंकित गुप्ता जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुमुद जी, पूजा जी, बहुत सारे लोग, लगभग 80% लोगों ने गलत बताया आंसर। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं
उन्हें कहते हैं दोस्तों विभाव। क्या कहते हैं? विभाव। यानी आपका उत्तर डी नंबर सही है। क्या है? डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका सही है। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां उनके बारे में पूछा गया कि उन्हें क्या कहा जाता है, तो वो विभाव कहलाते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? 8, 33, 35 या फिर 9? संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भाव याद हो गए? किस किस को याद हो गए पूरे संचारी भाव? संचारी भाव किस किस को याद हैं? संचारी भाव, और संचारी भाव होते हैं कितने? 33। किस किस को याद है संचारी भाव? ये आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही है, 33 सही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कि छल नामक इस संचारी भाव किसने माना दोस्तों? 34वां। तो देव कवि ने छल नामक 34वां संचारी भाव माना। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में निम्न में से किस अलंकार का वर्णन नहीं है, उल्लेख नहीं मिलता? किस अलंकार का उल्लेख नहीं मिलता? आपको पता है दोस्तों कि भरत मुनि ने कितने अलंकार माने हैं? 4 अलंकार माने हैं। अब ये चारों अलंकार आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से माने हैं। ठीक है, अब 4 अलंकारों में इन्होंने कौन सा नहीं माना? प्रश्न क्रमांक 36 में। 36 में सभी लोग बताएंगे, और 36 में बहुत सारे लोग फिर गलत करेंगे यहाँ पर कि भरत मुनि ने कौन सा अलंकार नहीं माना है। तो देखते हैं कौन सही बता रहा है, कौन सही बता रहा है। तुक्का लगा रहे पूरे। सुषमा शुक्ला जी ने सही बताया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक दो लोगों ने सही बताया। यमक को दोस्तों इन्होंने अलंकार की श्रेणी नहीं माना, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा, यमक। ठीक है, यमक को नहीं माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। यहां पर आ जाओ। जहां एक शब्द अनेक बार आए उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न क्रमांक 37 का बताइए, सही है क्या? 37 का आंसर आपको चयन करना है, जल्दी बताएं फटाक से। सैंतीस का आंसर आपको बताना है, फिर इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपको जहां एक शब्द अनेक बार आए और उसके अर्थ भिन्न हो, तो वहां पर आपका 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? 37 यानी कि 37 का आंसर, और 37 में यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही है, वेरी गुड। इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं अभी, 36 नंबर का है ना। ठीक है, ओके। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है? हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है, जल्दी से बताओ। जल्दी से आपको बताना, हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है? तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसको दोस्तों यहां पर सही कर लो, यहां पर आपका श्लेष अलंकार सही होगा। ठीक है, भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में निम्न में से किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया? इसमें यमक है, उपमा है, दीपक भी है और रूपक भी है। ठीक है, ये 4 हैं,
श्लेष आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए नंबर आपका यहाँ पर सही, इसको सही कर लो, ठीक है। उसके बाद अपन ने यमक पढ़ लिया। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता आचार्य कौन है? 30 हिंदी का पूछा गया तो हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता आचार्य कौन है? तो उत्तर है केशव दास। कौन है? केशव दास। तो आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। साधारणीकरण का सिद्धांत किसकी देन है? साधारणीकरण का सिद्धांत ये किसकी देन है आपको बताना है। भट्टनायक की या फिर भट्टलोलट या फिर शंकुक की? बताएं जल्दी से, फटाफट से चयन करना है आपको। साधारणीकरण का जो सिद्धांत है ये किसकी देन है? साधारणीकरण यानी कि 39 का उत्तर आपको चयन करना है। बताइए। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है और मानस का हंस ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, ठीक है। साधारणीकरण का सिद्धांत यानी कि 39 का आंसर, और 39 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर भट्टनायक। किसने? भट्टनायक। ए नंबर सही है। ये सिद्धांत किसकी देन है? 1 नंबर राइट आंसर। अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता हैं, अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता कौन है? क्रोचे, रिचर्ड्स, अरस्तु या फिर कॉलरिज? बताएं। अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता कौन है? सभी लोगों को याद हो गया कि भरत मुनि ने कौन कौन से 4 अलंकार माने हैं? कौन कौन से माने हैं? उपमा, ठीक है, रूपक, है ना, यमक और दीपक, ठीक है। ये अपन को याद रखते ना, ये 4 अलंकार माने। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपका, ठीक है। उपमा, रूपक, यमक और दीपक, ठीक है, इनको याद रख लेना। और अनुकरण सिद्धांत ये 40 का आंसर है। 40 में आपका सही आंसर जा रहा है कि सर इसमें अरस्तु लगा दो, यानी कि सी नंबर लगा दो। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, ये किसकी उक्ति है? साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, ये किसकी उक्ति है? ये बताना है 41 में, ठीक है। और यहां पर आपका संचित कोश है और यहां पर आपका 41 में आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर, वेरी गुड। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? 42 में बताइए। 42 में आपको चयन करना है। और रस सूत्र के जो दोस्तों रस सूत्र जो दिया है वो किसने दिया? भरत मुनि ने। और इनके व्याख्याकारों का क्रम बताना है। तो क्रम में आपका सबसे पहले कौन हो जाएंगे दोस्तों? बताइए। अब ये तो कट गए, ये तो आपने काट दिया, बच्चे 2। अब बच्चे 2 में कौन आएंगे सबसे पहले? बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर रस सूत्र के व्याख्याकारों में? सॉरी, ये बी नहीं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी अपन को याद कर लेना, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, ठीक है। और रस सूत्र के व्याख्याकारों में आपका उत्तर सी नंबर सही है, ठीक है। भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, इसको याद रख लेना है। शंकुक, ठीक है, भट्टनायक और अभिनव गुप्त ये आते हैं। इसको एक बार सही कर लो। महावीर साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी सी नंबर सही है। अनुवाद करते समय जिस भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है, जिस भाषा में, उसे क्या कहते दोस्तों? अनुवाद के बारे में भी कहा गया कि अनुवाद करते समय जिस भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है उससे क्या कहते हैं? 43 का आंसर बताना है। स्रोत भाषा या फिर अन्य, दूसरी या लक्ष्य भाषा? तो अनुवाद करते समय जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे कहा जाता है लक्ष्य भाषा, ठीक है। डी नंबर आपका लक्ष्य भाषा राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, वेरी गुड। रस कलश का रचनाकार कौन है? रस कलश का रचनाकार कौन है? 44 में आपको चयन करना है। रस कलश आपको पता है
ये रीति ग्रंथ माना जाता है दोस्तों हरिऔध का, रस कलश है ना, और ये किसका ग्रंथ है, हरिऔध, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है, आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है आपको बताना है। और किस किस को अभी जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर लेना है, सभी साथी जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर ले लें। आवारा मसीहा किसके जीवन का उल्लेख है इसमें, और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा शरत चंद्र। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, तो विष्णु प्रभाकर है ना, विष्णु प्रभाकर, ये आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, रोमन से, द्रविड़ से, अपभ्रंश से, या फिर इनमें से कोई नहीं। 46 का आंसर, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, 46 में आपको चयन करना है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का किससे हुआ है, और आपका उत्तर है अपभ्रंश से, अपभ्रंश से यानी सी नंबर। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ अपभ्रंश से, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ऊष्म में संघर्षी वर्ण कौन से हैं, ऊष्म में संघर्षी वर्ण आपको बताना है कौन से हैं, ऊष्म में संघर्षी, ये क्वेश्चन भी बड़ा आता है दोस्तों आपका 47 में, और 47 का आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कि सर सा हा, यानी ए नंबर। ठीक है, इसको याद रखोगे। उसके बाद भाषा मुंशी के नाम से विख्यात हैं, तो कौन विख्यात हैं, प्रश्न क्रमांक 48 में, 48 में आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, भाषा मुंशी के नाम से विख्यात हैं, कौन विख्यात है भाषा मुंशी के नाम से, जिनकी रचना कौन सी है, प्रेम सागर, कौन सी है, प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल, यानी कि आपका ए नंबर, ये भाषा मुंशी के नाम से विख्यात हैं। विभाषा कहते हैं दोस्तों विक्षिप्त भाषा को, विशिष्ट भाषा को, बोली को, या फिर इनमें से कोई नहीं। विभाषा कहते हैं, तो विभाषा किसे कहते हैं, विभाषा, प्रश्न क्रमांक 49 का आंसर आपको चयन करना है, विभाषा किसे कहते हैं, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर विभाषा कहते हैं बोली को, बोली को, यानी सी नंबर। ठीक है, सी नंबर, वेरी गुड कमलदीप जी। अब आपको बताना है कौन सा लक्षण अवधि का नहीं है, अवधि का कौन सा नहीं, या के स्थान पर जा का प्रयोग, वा के स्थान पर बा का प्रयोग, ड़ा के स्थान पर रा का प्रयोग, या फिर ना के स्थान पर ड़ा का प्रयोग, कौन सा लक्षण अवधि का नहीं है, जल्दी से बताना है। और जो भी हमारे साथी मास्टर कैडर के मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, तो अभी मास्टर कैडर के मॉडल पेपर में भी छूट है, और जो भी जूनियर टेट के मॉडल पेपर लाना चाहते हैं उनके लिए तो छूट है ही। ठीक है, 50 का आंसर बताना है, और 50 का आपका हो जाएगा कि सर ना के स्थान पर ड़ा का प्रयोग, ये नहीं है, ये लक्षण अवधि का नहीं है, यानी डी का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जो भी जूनियर देखना, अरबी का पर्याय क्या है, अवधि का पर्याय बताइए, पूर्विया, कोसली, देहाती, या फिर बघेली, यानी कि प्रश्न क्रमांक 51 है, और 51 में आपको चयन करना है। यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन कहा गया कि अवधि को और किस नाम से जाना जाता है, ये है क्वेश्चन, तो बताइए और किस नाम से जाना जाता है, अवधि का दूसरा नाम क्या है, या पर्याय क्या है, ऐसा पूछा गया। अपन पर्यायवाची पढ़ते हैं, यानी कि दूसरा नाम, तो दूसरा नाम इसका क्या है, इसका दूसरा नाम है कोसली, अवधि का दूसरा नाम क्या है, कोसली। ठीक है, अवधि कोसली। ठीक है, बहुत बढ़िया। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा, अब एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी। अब इसको कौरवी किसने कहा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। 52 का बताएंगे, सभी लोग अपने अपने प्रश्नों का आकलन करते जाएं। 52 में खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है, प्रश्न क्रमांक आपका 52 है, और 52 में आपका सही आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं इसका देखना है। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा, तब आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर इसको कहा है राहुल सांकृत्य ने। वेरी गुड, ये नंबर राइट आंसर। कलम का मजदूर
कलम का मजदूर इसके लेखक कौन है? कलम का मजदूर इसके लेखक कौन है? शिवरानी देवी, अमृत राय, परिपूर्णानंद या फिर धर्मवीर भारती। कलम का मजदूर इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कलम का मजदूर के रचनाकार आपसे पूछा, इसके लेखक कौन है? क्या दिया है यहां पर लेखक का नाम? प्रश्न क्रमांक 53 में कलम का मजदूर आपसे पूछा गया, तो बताइए कौन कौन सही बता रहा है, बताइए। बहुत बढ़िया। यही देख रहे हैं हम कौन कौन सही उत्तर बता रहा है। भावी शिक्षिका धर्मवीर भारती बता रही हैं। बहुत बढ़िया। जिन्होंने ये अमृत राय बताया है उनको धन्यवाद। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि मदन गोपाल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। कलम का मजदूर के रचनाकार मदन गोपाल हैं। माँ से मजदूर और माँ से मदन गोपाल, ठीक है। और कलम का मजदूर दोस्तों, कलम का सिपाही अगर होता तो आपका उत्तर अमृत राय होता, ठीक है। अगर कलम का सिपाही होता तो अमृत राय, और कलम का मजदूर दिया है तो मदन गोपाल। तो ये मदन गोपाल की रचना है जो आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है, किससे संबंधित है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा विभाग से, गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग से, शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग से, या प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय से। 54 का आंसर आपको चयन करना है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है, किससे संबंधित है? 54 का आंसर बताइए, और सभी लोग बताएंगे क्या उत्तर सही आंसर हो जाएगा। और सही उत्तर है कि सर गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग से संबंधित है, यानी बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। बी नंबर सही यहां पर, गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग, बी ये अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ठीक है। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि, बाबू गुलाब राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। बताइए। इतना पढ़ना है आपको, इतना पढ़ना है दोस्तों कि जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, जैसे अभी लोग बहुत सारे लोग इसको अमृत राय ही लगा दिए, जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप कलम के मजदूर को मदन गोपाल बता सको, ये कॉन्फिडेंस आ जाए बिना ऑप्शन में होते हुए, तब समझ लेना कि सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। कलम का मजदूर को मदन गोपाल बता सको, कहने का तात्पर्य यह है कि गलत चीज को समझ सको कि यहां पर ऑप्शन में नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस आपको लाना है पढ़ने में। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? तो यह है बाबू गुलाब राय, यानी बी नंबर, ठीक है। बी नंबर। राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में केंद्रीय हिंदी समिति गठित की गई है दोस्तों। तो आपको बताना है किसकी अध्यक्षता में गठित की गई राजभाषा के रूप में? राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की, या फिर गृह मंत्री की? यानी कि 56 का आंसर आपको चयन करना है। 56 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में? तो वो है दोस्तों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है। बी नंबर आपका सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है दोस्तों? राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए एक पत्रिका प्रकाशित हो रही है, उसका नाम क्या है? राजभाषा भारती, राजभाषा हिंदी, राजभाषा प्रसार, या राजभाषा प्रबोध? यानी कि 57 का आंसर आपको चयन करना है। 57 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी पत्रिका प्रकाशित हो रही है?
प्रश्न क्रमांक 57। बताइए, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और उसके प्रचार प्रसार करने के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित हो रही है? इसका आंसर आपको बताना है। और आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो इसका आंसर अभी सी नंबर लगा लो दोस्तों आपका, राजभाषा प्रसार। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है, वो आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर एक बूंद सहसा उछली जो यात्रा वृत्त है ये अज्ञेय जी का है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही है। बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन। मिश्र बंधु विनोद में सम्मिलित कवियों की संख्या कितनी है? मिश्र बंधु विनोद में सम्मिलित कवियों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। लगभग 1000, लगभग 3000, लगभग 4000 या फिर लगभग 5000? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यहां पर आपका उत्तर है कि सर लगभग 5000। ठीक है, डी नंबर आपका सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसका आंसर आप राजभाषा भारती लगाओ दोस्तों, ये आपका ए नंबर सही है। राजभाषा के रूप में हिंदी प्रयोग बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए राजभाषा भारती, राजभाषा भारती ए नंबर जिन्होंने बताया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। ए नंबर लगा लो इसमें, ए नंबर। वेरी गुड, राजभाषा भारती। ठीक है, उसके बाद अज्ञेय हो जाएगा और यहां लगभग 5000। अति सूदो स्नेह को मारक किसकी पंक्ति है? अति सूदो स्नेह को मारक ये पंक्ति किसकी है? अति सूदो स्नेह को मारक ये पंक्ति किसकी है? बताइए, घनानंद की है या फिर बिहारी की है, सूरदास या फिर तुलसीदास की है? बताएं किसकी पंक्ति अति सूदो स्नेह को मारक? ये प्रश्न क्रमांक 60 में अपन को चयन करना है और 60 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर आपका उत्तर है यहां पर घनानंद। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? 61 में अज्ञेय, धूमिल, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 61 में लगभग सभी से बनेगा। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? और 61 में आपका सही आंसर जा रहा है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मुक्तिबोध राइट आंसर। मुंशी प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का अनुवाद जिन्होंने दोस्तों किस नाम से किया? चौगाने हस्ती का बताना है किस नाम से किया? मुंशी प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का अनुवाद किस नाम से किया? रंगभूमि नाम से, प्रेमाश्रम, सेवा सदन या फिर गबन नाम से? 62 का आंसर चयन करना है। मुंशी प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का अनुवाद किस नाम से किया? 62 का उत्तर बताना है और 62 में आपने बताया कि सर रंगभूमि नाम, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसका है? बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका माना जाता है? 63 में बंगाल का अकाल ये रिपोर्टाज किसका है, ये आपसे पूछा गया है। और बताइए कुरैशी जी, बंगाल का अकाल, बोले सर ये बंगाल का अकाल आया है उस वहां पर प्रकाश करना है, प्रकाश, तो प्रकाश चंद्र गुप्त। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है,
राइट आंसर। यहां पर आपको 63 का बताना है। 63 का हो जाएगा साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? साहित्य देवता साहित्य देवता के रचनाकार कौन है, इसका आंसर बताना है। तो आपको बताए साहित्य देवता को माखन खवाना है, तो माखन लाल चतुर्वेदी, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्तित्ववादी नहीं है तो कौन है? अस्तित्ववादी कौन नहीं है? अस्तित्ववादी कौन नहीं है, ये आपको बताना है। और सही आंसर हो जाएगा कि सर ये जो अस्तित्ववादी नहीं है, यहां पर 65 में आपसे पूछा गया है, तो कौन नहीं है? यहां पर अलग क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, मलार में, यानी सी नंबर सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये अस्तित्ववादी नहीं है, सी नंबर है ना। अगला क्वेश्चन देखो, खैर किस आचार का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है? 66 का आंसर, 66 चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है। तो प्रश्न क्रमांक 66 में आपको चयन करना है किस आचार का सिद्धांत, किस आचार का सिद्धांत, किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है, ये बताना है। और प्रश्न क्रमांक 66 में आपका उत्तर हो जाएगा शंकोक, है ना। इनका चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विशिष्टा पद रचना रीति है, ये कथन किसका है? विशिष्ट पद रचना रीति है, ये पद किसका है? ये पद आपको बताना है, ये कथन किसका है? विशिष्ट पद, है ना, विशिष्ट पद रचना रीति है, ये कथन किसका है? और आपका उत्तर 67 में, और 67 में आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सर रीति की बात करेंगे बामन, बामन यानी डी नंबर, डी नंबर आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर कितने स्कंदों में की गई दोस्तों? यानी कि सूरसागर में कितने स्कंद हैं, ऐसा आपको बताना है। 68 का आंसर, श्रीमद् भागवत की पद्धति पर कितने स्कंदों में हुई है, बताइए कितने स्कंदों में हुई है? 8, 12, 18 या फिर 14? आपको एक होमवर्क है कि प्रेमचंद जी के जितने भी नाटक हैं, ये सॉरी जितने भी दोस्तों इनके उपन्यास हैं, उनका अनुवाद, हिंदी अनुवाद किस नाम से किसका किया है? यानी कि आपको पता नहीं होनी चाहिए कि चौगाने हस्ती का अनुवाद किस नाम से हुआ, बाजारे हुस्न का अनुवाद किस नाम से हुआ, ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन यहां से आपका आएगा, ये आपको याद होना चाहिए। सूरसागर की रचना कितने स्कंदों में? 12 स्कंदों में। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी का प्रथम कवि बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके लिए एक होमवर्क और दिया है मैंने कि प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं, है ना, वो आपको याद रख लेना किसका अनुवाद क्या है। जैसे बाजारे हुस्न का सेवा सदन, चौगाने हस्ती का रंगभूमि, ऐसे ही आपको पूरे होनी चाहिए। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? 69 का आंसर, 69 में। और 69 में आपका उत्तर सभी को पता है, सराहपा किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 70, 70 का आंसर। तो लगभग सभी को पता है कि सर हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास की बात आप कर रहे हो, तो परीक्षा गुरु, इसका रचना काल क्या है? 1882। रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास। ठीक है, तो आपका बी नंबर परीक्षा गुरु सही है।
है ना, इसको याद रख लेना। उसके बाद आगे आती विज्ञान गीता, ये किसकी रचना है? 71 में विज्ञान गीता ये किसकी रचना है? चिंतामणि, भूषण, केशव या फिर मतीराम? 71 का आंसर विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? और 71 में आपका उत्तर चला गया केशवदास। ठीक है, केशवदास जो कि रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बताना है आपको। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? दोस्तों मैं भी एक लिस्ट बना रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको अंदर से याद होनी चाहिए। जैसे पूरे संचारी भाव आपको याद होनी चाहिए, पूरे सात्विक भाव आपको याद होनी चाहिए, 9 रसों के स्थायी भाव आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जितने उपन्यास जो उनका अनुवाद हुआ है किस नाम से हुआ वो भी याद होनी चाहिए। तो मैं एक इसकी लिस्ट बना रहा हूं कि क्या क्या अंदर से, जैसे कामायनी के 15 सर्ग हैं वो आपको पूरे याद होनी चाहिए, जो अंदर से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहां पर 72 का आंसर है। 72 का आपको बताना है कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत और मोहित तो मेरी कवित्त बनावत, साकेत शीर्षक महाकाव्य का अर्थ क्या है? ये साकेत महाकाव्य है 12 सर्गों का, किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, और राम काव्य पर आधारित दूसरा महाकाव्य दोस्तों रामचरितमानस के बाद। ठीक है, साकेत याद रख लेना, 1931 इसका रचना काल है ना। और इस महाकाव्य का अर्थ क्या है? तो आपको पता ही है कि सर इसका अर्थ है अयोध्या, यानी ये नंबर आपका सही है। ठीक है, और आप लोग भी लिस्ट बनाइए और हमें भी बताइए कि क्या क्या रह गया है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको अंदर से पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य में हालाबाद का आगमन किसके प्रभाव से माना गया? हिंदी साहित्य में हालाबाद का आगमन किसके प्रभाव से माना गया? आगे आने वाले एग्जामों में जो आपकी गलतियां होती, जो आपसे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को अपन को पकड़ना है कि गलतियां कहां से हो रही हैं, और वो लिखना है कि हमें इन चीजों को अलग से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। हालाबाद का आगमन किसके प्रभाव से माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 74 में, और सीधा आंसर आपका जा रहा है 74 में कि सर ये जो हालाबाद है जिसके हिंदी में प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं, और ये फारसी साहित्य का प्रभाव, यानी कि ये नंबर आपका सही है। ठीक है, वेरी गुड। कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवादी कवि कौन नहीं? अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत निराला या फिर शिवमंगल सिंह सुमन? प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रगतिवादी की बात हो रही है 75 में, और आपको पता है कि सर अज्ञे तो प्रयोगवादी हैं, इसलिए आपका उत्तर भी ए नंबर चला जाता है। वेरी गुड। वह साहित्यकार जिसने नई कविता के रूप में नए नए नामों को सूचीबद्ध करते हुए 45 नामों का उल्लेख किया है, बताइए वह साहित्यकार कौन सा है जिसने नई कविता के लिए 45 नामों का उल्लेख किया? दोस्तों बताएं वो साहित्यकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 76 में, और 76 में आपका उत्तर हो जाएगा जगदीश गुप्त। कौन है वो साहित्यकार? जगदीश गुप्त। सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विद्यापति की दोस्तों आपको पता है पदावली मैथिली में, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, अबहट्ट में रचित रचनाएं हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी किस कृति को कहानी कहा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 77 में, और आपका उत्तर हो जाएगा कीर्ति लता, यानी डी नंबर आपका सही है। ठीक है, डी नंबर, वेरी गुड। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले जो हैं वो कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो जो कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, ठीक है, और इसको सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले जो विद्वान है 78 में, वो विद्वान कौन है? उन विद्वान का नाम आपको बताना है। 78 का उत्तर आपको बताना है, और 78 में आपका उत्तर चला गया कि सर पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ये नंबर देखो लोकेश जी शुक्ल जी लगा रहे हैं, शुक्ल जी नहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये नंबर। ठीक है, जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक अक्षर को
एक एक अक्षर को दोस्तों लेकर के सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। बताइए, जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को सैद्धांतिक बातें कही गई? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि 79 में। और आपको पता है वर्णमाला के एक एक अक्षर से संबंधित पूछा गया तो आपका उत्तर है अखरावट। अखरावट यानी बी नंबर आपका सही है। ठीक है, बी नंबर, वेरी गुड। आचार्य शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना है? किस सूफी कवि को माना? 80 में। अच्छा क्वेश्चन है। और अपन ने पढ़ा था कि आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मृगावती को माना। ठीक है, अब मृगावती को माना तो मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन। कुतुबन है तो कुतुबन को ही ये दोस्तों सूफी काव्य धारा की परंपरा का प्रथम कवि मानेंगे। डी नंबर सही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? रामकुमार वर्मा ने किसको सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? जायसी को, नूर मोहम्मद को, मुल्ला दाऊद को या फिर कुतुबन को? यानी कि 81 का उत्तर आपको चयन करना है और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर रामकुमार वर्मा ने माना है मुल्ला दाऊद। इनकी रचना है चंदायन और चंदायन का अन्य नाम क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये चंदायन हो गया, यानी कि आपका सी नंबर सही है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता, ये कथन किसका है? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता, ये बताना है 82 में कि दोस्तों ये कथन किसका? आचार्य शुक्ल का, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य हजारी प्रसाद या फिर भामह का? यानी कि 82 में आंसर बताना है। और यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो यहां पर ये कहा है कथन किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ए नंबर, वेरी गुड। रामचंद्र शुक्ल आपका सही हो जाएगा 82 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिंदगी और जोंक के रचनाकार कौन है? जिंदगी और जोंक के रचनाकार कौन है? 83 में आपको चयन करना है। जिंदगी और जोंक के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णाशोभती, राजी सेठ या अमरकांत? तो अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया सुषमा जी। उत्तर है कि सर जिंदगी की नोक झोंक में हम अमर हो गए। जिंदगी की नोक झोंक में क्या हो गए? अमर हो गए। तो अमरकांत, डी नंबर आपका सही है। डी नंबर, वेरी गुड। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? 84। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? निर्वेद भाव, दास्य भाव, माधुर भाव या फिर शक्य भाव की? 84 का आंसर आपको चयन करना है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? ये आपका 84 का क्वेश्चन है और 84 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर दास्य भाव की। कौन से भाव की? दास्य भाव की। बी नंबर आपका राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? 85। ठीक है, भक्तमाल की टीका किसने लिखी? प्रियादास ने। इसका रचना काल क्या है? 1585। ठीक है, भक्तमाल के रचनाकार बताना है। और नव भक्तमाल एक रचना लिखी थी राधा चरण गोस्वामी ने। ठीक है, उत्तर भक्तमाल एक रचना लिखी थी भारतेंदु जी ने, है ना। और भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा नाभादास, यानी बी नंबर आपका नाभादास सही है। पीली छतरी वाली लड़की किसकी रचना है? पीली छतरी वाली लड़की ये किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला गया कि सर पीली छतरी वाली लड़की का क्या हुआ है? क्या हुआ है? उदय हुआ है, उदय। ठीक है, उदय हुआ तो उदय प्रकाश। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, पीली छतरी वाली लड़की का उदय हुआ है। मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? रीति काल, कला काल, श्रृंगार काल या फिर अलंकृत काल? यानी कि 87 का आंसर। और उत्तर मध्यकाल को जो नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने, वो नाम दिया है दोस्तों अलंकृत काल। ठीक है, श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ ने। विश्व में श्रृंगार होता है इसलिए श्रृंगार काल विश्वनाथ, अलंकृत काल दोस्तों मिश्र बंधुओं ने दिया। ठीक है, उसके बाद बिहारी के दोहों पर
किसका प्रभाव माना जाता है? बिहारी, ये वही बिहारी हैं दोस्तों, रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी जी, ठीक है। और बिहारी की एक रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं, कहीं कहीं इसमें 719 दोहे भी मिलते हैं। लेकिन बिहारी के दोहे पर किसका प्रभाव है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और 88 का उत्तर हो जाएगा गाथा सप्तशती। किसका? गाथा सप्तशती। बी नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया। शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? 89 का उत्तर आपको बताना है। शिव शंभू का चिट्ठा ये बताना है। और चिट्ठा बना देते ना आप लोग, बालों का चिट्ठा, बोले बालों का चिट्ठा बना लो, जूटा बालों का चिट्ठा, तो बाल से हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, और शिव शंभू का चिट्ठा, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? 90 में देवरानी जेठानी की कहानी, ये उपन्यास किसका है? 90 का उत्तर आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों 90 में, और 90 में सीधा आंसर जा रहा है। अपन ने पढ़ा था कि देवरानी जेठानी से गोरी है। क्या है? गोरी। गोरी है तो समझ जाना, देवरानी जेठानी की कहानी, कहानी नहीं ये उपन्यास है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर कहानी लिखा है लेकिन ये क्या है? उपन्यास। और देवरानी जेठानी से गोरी है, इसलिए गोरी दत्त का उपन्यास है, यानी बी नंबर आपका सही है। वेरी गुड। पंत और पल्लव किसकी कृति है? पंत और पल्लव किसकी कृति है? 91। पंत और पल्लव, देखो एक पल्लव रचना है, एक पल्लव किसकी है? पल्लव है दोस्तों अपने पंत जी की, पंत जी की है, जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, ठीक है। छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसका रचना काल 1928 है। लेकिन आपको पंत और पल्लव ये किसकी कृति है? तो ये है दोस्तों निराला जी की, ठीक है। निराला जी का जन्म कब हुआ था? 1997 महिषादल मेदिनीपुर में, ठीक है। करबला नाटक के रचयिता कौन है? 92 में करबला। बताते जाए फटाफट से 92 का आंसर, और सीधा आंसर यहाँ पर आपका जा रहा है 92 में कि सर आप करबला पूछोगे तो इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं कौन? प्रेमचंद। बोले सर प्रेम भी बड़ी करबला है, बला है, बला है, प्रेम है बला कि नहीं? बला है, तो ये करबला याद रख लेना, ये नाटक है प्रेमचंद जी का, याद रखो सभी लोग। बी सी नंबर सही है। इन्हें भी इंतजार है, काय का? बताइए। इन्हें भी इंतजार है मार्कंडे, शिव प्रसाद से, रामवृक्ष बैनीपुरी, या फिर नामवर से हैं? इन्हें भी इंतजार है, काहे का इंतजार है? इन्हें भी काहे का इंतजार है? बताओ। प्रश्न क्रमांक 93, और आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सर इन्हें भी इंतजार है शिव के प्रसाद का, शिव के प्रसाद का, यानी बी नंबर शिव प्रसाद से हैं, आपका सही आंसर चला जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हंसा जाई अकेला, हंसा जाई अकेला के रचनाकार कौन है? मार्कंडे, रघुवीर सहाय, शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, यानी कि 94 का उत्तर बताना है हंसा जाई अकेला। अगर हंसा अकेला जा रहा तो मारकंडे, कंडे हैं आप लोगों के घर की? नहीं है, नहीं तो पत्थर मारने लगो। बोले सर हंसा अकेला जाई तो मारकंडे, हंसा अकेला जाई तो मारकंडे, ये नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, 1 इंच मुस्कान उपन्यास है, किसका उपन्यास है? 95। 1 इंच मुस्कान ये किसका उपन्यास है? ये 95 में आपको बताना है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जाएगा कि सर 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? बताइए। ये कैसी रचना मानी जाती है ये भी आप लोग बता दो। 1 इंच मुस्कान जो रचना है दोस्तों, यहां पर तो आपको बताना है विकल्प अनुसार, ठीक है। तो ये मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव का, ठीक है। यानी कि आपका ये संयुक्त रूप से इन्होंने लिखा था 1 इंच मुस्कान, ठीक है, बहुत बढ़िया। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? राग दरबारी बनेगा सभी से, राग दरबारी। दरबार में मेरा लाल बैठा है, लाल, तो राग दरबारी के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक
96 में, और 96 में आपका उत्तर है श्रीलाल शुक्ल। ए नंबर राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, ये बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अजय की डायरी, ये अजय की डायरी, अजय की डायरी के लेखक कौन है? अजय की डायरी, बहुत बढ़िया है, अजय की डायरी देव। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 97 में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अजय की डायरी के रचनाकार कौन है? यशपाल, डॉक्टर देवराज, नागार्जुन। इन्हें नागार्जुन को पता है, आपने पढ़ा है, तालाब की मछलियां इनकी रचना है नागार्जुन की। और दोस्तों इन्हें आधुनिक काल का कबीर भी कहा जाता है, आधुनिक काल का कबीर, ठीक है। और ये अजय की डायरी देव, तो डॉक्टर देवराज, ठीक है, डॉक्टर देवराज, यानी कि आपका जो ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में नाम आता है डॉक्टर देवराज का। कौन कौन से मनोविश्लेषणवादी? जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, अग्गे, ईलाचंद्र जोशी, ठीक है, और डॉक्टर देवराज। ये चार जो है ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में आते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद झूठा सच, झूठा सच ये किसका उपन्यास है? 98 में झूठा सच, यशपाल, नागार्जुन, रांगे राघव, उदय शंकर भट्ट, झूठा सच। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 98 में, और 98 का आंसर आपका सही हो जाएगा झूठा सच। ये किसका उपन्यास है 98 में? और आपका सही उत्तर है यशपाल का, यशपाल, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, मुर्दों का टीला, इसके रचनाकार कौन है? मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, इसके रचनाकार कौन है ये बताना। झूठा सच, बिल्कुल गोविंद जी, ये भारत विभाजन पर आधारित है, ठीक है। मुर्दों का टीला, इसके 99 का उत्तर आपको बताना है। और बोले सर मुर्दों का टीला रांगे राघव, रांगे राघव, बी नंबर, ठीक है। ये फणीसुरनाथ रेणु कैसे उपन्यासकार हैं? आंचलिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मेला आंचल, मेला आंचल, ठीक है। ये मुर्दों का टीला ये रांगे राघव जी की रचना है, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भगवती चरण वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी। 2 क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे, एक तो आपको बताना है चित्ररेखा और एक बताना है चित्रलेखा, ये दोनों ही बताइए। चित्ररेखा के रचनाकार कौन है और चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक आपका 100 है। 100 नंबर में आपको यहां पर तो आप बिल्कुल सही बता दोगे कि सर चित्रलेखा की बात कर रहे हो, तो उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा यानी कि भगवती चरण वर्मा। लेकिन यहां आप पटक जाओगे, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। बहुत बढ़िया आंसर भगवती चरण वर्मा। कौन कौन ने कितने गलत किए हैं वो जरा हमें बता दो। और सुषमा मौर्य जी ने उत्तर बताया राम कुमार वर्मा। चित्ररेखा राम कुमार वर्मा और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, याद रखते ना, रेखा वाला राम कुमार है और लेखा वाला भगवती। लेखा जोखा रहता ना भगवती के पास कि आप क्या लेखा, आप क्या पाप कर रहे, क्या पुण्य कर रहे, तो भगवती के पास लेखा जोखा, ठीक है। और चित्ररेखा ये राम कुमार वर्मा का है, ठीक है, ये राम कुमार वर्मा की रचना है। अब बताओ किसके कितने गलत हुए हैं, फटाफट से आपको बताना है किसके कितने गलत हुए हैं, वो आपको चयन करना है, बताना है, बताइए। एक गलत हुआ सौरभ वर्मा जी का, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और बताओ किसी का बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, ऐसा कोई है? 2 गलत, वेरी गुड। 5 गलत हो गए शांति जी के। गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, सुधारना है, शुद्धि करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी जो गलतियां हो रही हैं 3 4 5 की, 2 3 4 की, इनको सुधारना है, इनको सुधारो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों के लिए धन्यवाद, इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दो। और हिंदी साहित्य जब पढ़ रहे हो तो हमेशा के लिए हिंदी साहित्य पढ़ो,
ठीक है, हिंदी साहित्य को छोड़ो मत। अगर आपका हिंदी साहित्य, अगर आपको सिलेक्शन लेना है वास्तव में आगे, तो आप हिंदी साहित्य को छोड़ो मत। आगे क्या करना है आपको दोस्तों, निरंतर अध्ययन करते रहना है। आपका निश्चित ही आज नहीं तो कल सिलेक्शन पक्का होगा। और आप छोड़ोगे, बार बार एग्जाम आएगा, फिर पढ़ाई करोगे, फिर आएगा, तो ऐसे में दोस्तों आप पढ़ाई नहीं कर पाते। आपका अध्ययन बहुत अच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है। आपको पढ़ाई अगर सिलेक्शन लेना है तो निरंतर अध्ययन करना है, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो निरंतर अध्ययन और जिनका अध्ययन अच्छा होता है, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद।